23 नवंबर 2024 दोपहर 12:31 पर एक कपल बेंगलुरु के इंदिरा नगर के एक 3 स्टार होटल रॉयल लिविंग में चेक इन करता है। लड़के ने सर पर व्हाइट कैप पहनी हुई है, जबकि लड़की के हंसने के अंदाज से ये साफ है कि ये दोनों यहाँ पर खुशी खुशी अपनी मर्जी से आए हैं। होटल की रिसेप्शन पर पेमेंट करने के बाद ये दोनों अपनी रूम की ओर चले जाते हैं, लेकिन उस रूम के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसके कारण पूरे होटल में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि उस रूम के अंदर होटल के स्टाफ को किसी लड़की की खून से लथपथ लाश मिलती है। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि माया गोगोई है। इसमें सबसे शॉकिंग बात ये थी कि जिस लड़के ने माया के साथ इस होटल में चेक इन किया था वो गायब था। उसका कोई भी आता पता नहीं था। तो आइए इस कहानी के हर एक पहलू को शुरुआत से जानते हैं कि आखिर वो लड़का कौन था जो माया के साथ आया था, और ऐसा भी क्या हुआ कि माया जो कि सिर्फ 19 साल की थी उसका इतनी बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। क्राइम थीसिस प्रेजेंट्स द मिस्टीरियस मर्डर ऑफ माया गोगोई। माया 3 साल पहले असम से बेंगलुरु आई थी। वो सोशल मीडिया के लिए वीडियोस बनाती थी और उसके साथ एक एजुकेशन कंसल्टेंसी फर्म में जॉब भी करती थी। बेंगलुरु में माया अपनी बहन और एक कजन के साथ किराए के अपार्टमेंट में रहती थी, लेकिन करीब 6 महीने पहले डेटिंग प्लेटफॉर्म यानी बम्बल के जरिए ही माया की मुलाकात केरला के कन्नूर के रहने वाले 21 साल के आरव हनोई से हुई। दोनों में पहले दोस्ती हुई और फिर प्यार। माया की वजह से ही आरव केरला से बेंगलुरु आ गया। बेंगलुरु पहुंचने के बाद माया ने अपनी तरह ही आरव की एक कंपनी में इंटर्नशिप लगवा दी एज ए स्टूडेंट काउंसलर। वहाँ उसे 15,000 रुपये मिलते थे महीने के। अब माया और आरव दोनों अक्सर मिला करते और काफी टाइम स्पेंड करते एक दूसरे के साथ। और फिर 23 नवंबर 2024 को आरव और माया ये दोनों दोपहर के समय में बेंगलुरु के एक इंदिरा नगर के होटल रॉयल लिविंग में पहुंचे। दोनों के पास एक एक बैग था और फिर चेक इन करने के बाद दोनों अपने कमरे की ओर चले गए। वैसे उन्होंने रूम एक दिन के लिए बुक करवाया था, इसीलिए अगले दिन यानी 24 नवंबर को जब होटल की रिसेप्शन से रूम में फोन कर पूछा गया कि कितने बजे चेकआउट करेंगे, तब आरव ने यही कहा कि वो एक दिन के लिए और स्टे करेंगे। ये बात होटल वालों के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी, क्योंकि लोग ऐसा अक्सर करते हैं। इसके बाद 24 नवंबर का दिन भी बीत गया और 25 नवंबर की सुबह रिसेप्शन से फिर से रूम में फोन आया कि वो चेकआउट कितने बजे करेंगे। तब आरव ने फिर से यही कह दिया कि अब वो 25 को नहीं बल्कि 26 नवंबर की दोपहर को चेकआउट करेंगे। इस तरह एक दिन का स्टे और बढ़ा दिया गया। अब 26 नवंबर की तारीख आ चुकी थी। आज ही के दिन दोनों को होटल से चेकआउट करना था, लेकिन 26 नवंबर की सुबह 8:19 पर आरव बिना किसी सामान के साथ अकेले ही होटल से बाहर निकल गया और उसके बाद वो दोबारा होटल में नहीं लौटा। पर ये बात होटल वालों को नहीं पता थी कि आरव अकेले ही होटल से जा चुका है। इसीलिए 26 नवंबर की दोपहर को होटल की रिसेप्शन से आरव और माया के रूम में लगे लैंडलाइन पर फोन किया जाता है कि वो चेकआउट करेंगे भी या फिर नहीं। लेकिन इस बार कोई भी फोन को नहीं उठाता। काफी बार रूम में फोन मिलाया गया पर किसी ने भी जवाब नहीं दिया, जिसके कारण अब होटल वालों ने आरव के पर्सनल मोबाइल पर कॉल मिलाया, लेकिन उसका मोबाइल भी बंद था। इसके बाद होटल वालों ने अपने स्टाफ को रूम की ओर भेजा, बट रूम का दरवाजा अनलॉक था। ये बात काफी स्ट्रेंज थी, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे को धक्का देता है तो अंदर से काफी तेज बदबू आती है। वो अंदर झाँक कर देखता है तो बेड पर माया की लाश पड़ी थी और चारों तरफ खून ही खून था। ये सब देखने के बाद वो भागकर होटल के बाकी स्टाफ को भी बुला लेता है और फिर तुरंत ही पुलिस को खबर दी जाती है। जैसे ही पुलिस क्राइम सीन पर आती है तो वो माया की लाश को देखकर ये समझ जाती है कि मर्डर शायद 2 दिन पहले हुआ था, क्योंकि लाश अब खराब होने लगी थी। यही कारण है कि लाश में से काफी तेज बदबू आ रही थी। उस रूम के अंदर पुलिस को माया का मोबाइल भी मिलता है, जो बैटरी ना होने के कारण 24 नवंबर से ही स्विच ऑफ था। यही वजह है कि माया के फोन पर आखिरी मैसेज और कॉल 24 नवंबर का ही था। रूम के अंदर पुलिस को नायलॉन की रस्सी के साथ एक पैकेट भी मिला। उस पैकेट से ही पता चला कि इस रस्सी का ऑर्डर इसी होटल के पते पर ऑनलाइन शॉपिंग ऐप ज़ेप्टो से दिया गया था। माया के जिस्म और सर पर चाकू से कम 10 वार किए गए थे, जिसके कारण उसकी जान ऑन द स्पॉट चली गई थी। ये सब देखते हुए पुलिस का शक सीधे आरव की ओर गया, क्योंकि रूम में माया और आरव के अलावा और कोई भी नहीं गया था। और तो और आरव का यूं ही होटल से बिना सामान लिए चले जाने से ये साफ था कि खून उसी ने ही किया है, तभी वहां से वो भागा था। इसी वजह से
पुलिस ने आरव के फोन की सारी डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि होटल से निकलने के बाद उसने एक कैब बुक की थी रेलवे स्टेशन जाने के लिए। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद आरव ने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। तब से उसका फोन बंद था। अब तक की इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस का यही मानना था कि आरव पूरी प्लानिंग के साथ होटल आया था। और इस केस में पुलिस को सबसे शॉकिंग बात पता क्या लगी कि माया का मर्डर करने के 2 दिन बाद तक आरव लाश के साथ रूम में कर क्या रहा था। हाँ, आप सबने सही सुना, पूरे 2 दिनों तक आरव माया की लाश के साथ उस रूम में ही रह रहा था। और तो और वो माया की डेड बॉडी के सामने बैठकर लगातार सिगरेट पिए जा रहा था, जबकि वो मर्डर करने के बाद तुरंत भाग सकता था। पर वो भागा क्यों नहीं, ये बात पुलिस की भी समझ में नहीं आ रही थी। अब पुलिस को इन सारे सवालों के जवाब खुद आरव ही दे सकता था। इसीलिए बेंगलुरु पुलिस ने 3 टीम बनाई आरव को पकड़ने के लिए और लगातार उसके फ़ोन को ट्रैकिंग पर लगाया रखा, क्योंकि आरव बीच बीच में अपने फ़ोन को ऑन एंड ऑफ कर रहा था, जिसके कारण पुलिस को ये पता चल पा रहा था कि आरव बेंगलुरु से पहले रायचूर गया और फिर वहाँ से एमपी और फिर यूपी के अलग अलग रास्ते से होता हुआ वाराणसी पहुंचा। उसको पता था कि मर्डर के बाद पुलिस उसे उसके घर केरला में जरूर ढूंढेगी। इसीलिए वो पुलिस को चकमा देने के लिए अपने घर जाने के बजाय नॉर्थ इंडिया की तरफ निकल पड़ा। अब तक वो पूरे 3,500 किलोमीटर का सफर तय कर चुका था, लेकिन कम पैसे होने के कारण वो ज्यादा दिनों तक पुलिस से भाग नहीं पाया। और फाइनली उसने वाराणसी में डिसाइड किया कि वो वापस अपने घर की ओर जाएगा। फिर वो ट्रेन में बैठकर फ्राइडे यानी 29 नवंबर को कर्नाटका के देवनहली पहुंचा, जहां केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट के करीब से पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। पुलिस की कस्टडी में आरव ने फौरन अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक शुरू में ऐसा लगा था जैसे वो चाकू लेकर ही होटल पहुंचा था, लेकिन उसने बताया कि होटल पहुंचने के बाद जब माया से उसका झगड़ा हुआ तब 24 नवंबर को उसने जेप्टो ऐप से सिर्फ एक नायलॉन की रस्सी का ऑर्डर नहीं बल्कि चाकू का भी ऑर्डर दिया था। ये पार्सल होटल की रिसेप्शन पर उसने खुद रिसीव किया और फिर उसी चाकू से माया पर काफी बार वार किया, जिससे उस बेचारी लड़की की जान वहीं पर चली गई। और फिर पुलिस ने इंटेरोगेशन के दौरान आरव के बैकग्राउंड के बारे में बताया कि उसके दादा आर्मी में थे। उन्होंने ही उसकी परवरिश की थी, क्योंकि जब आरव छोटा था तभी उसके माँ बाप का डाइवोर्स हो गया था। डाइवोर्स के बाद वो अपनी माँ के साथ रहता था। इसी दौरान माँ ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाई, फिर से डाइवोर्स हो गया। इसके बाद माँ ने तीसरी शादी की, तभी से आरव अपने दादा के साथ रहने लगा। और फिर जब आरव बड़ा हुआ तो उसकी दोस्ती माया से सोशल मीडिया के थ्रू हुई। आरव ने पुलिस को यह भी बताया कि जब वो केरला से बेंगलुरु आया था तो उसने माया को लिव इन रिलेशन में रहने के लिए बोला था, पर माया ने मना कर दिया था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी बहन और कजन के साथ एक किराए के अपार्टमेंट में रह रही थी। इसके अलावा आरव ने यह भी बताया कि माया के काफी सारे दोस्त थे जिनके साथ वो अक्सर मिला करती थी। ये सब आरव को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उसे माया के ऊपर शक भी होता था, जिसके कारण दोनों में कभी कभार इसी बात को लेकर लड़ाई भी होती थी। तो क्या शायद इन्हीं सब कारणों से आरव ने माया को मार डाला? जब पुलिस ने आरव से माया को मारने का कारण पूछा तो उसने यही बताया कि उसे माया को लेकर कुछ शक था, जिसके कारण दोनों के बीच में होटल में ही 24 नवंबर को लड़ाई हो गई थी और उसने गुस्से में माया को मार डाला। आरव का यही कहना है कि पर्सनल रीजंस के कारण उसने माया को मार दिया और उसे जरा सा भी पछतावा नहीं है कि उसने एक जान ले ली। एट लास्ट मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमें आज के समय पर किसी पर भी इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि सामने वाले का इंटेंशन क्या है।